हिंदी साहित्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आज हम लेकर के आए हैं हिंदी इतिहास दर्शन में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, अर्थात किसी भी इतिहास को लिखने की जो पद्धतियां विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है, उनका हम सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? वर्णानुक्रम पद्धति जिसमें दो शब्द समाहित है, वर्ण और अनुक्रम। आप सबने हिंदी शब्दकोश को देखा होगा। यदि आपको कंचन और खग्रास दो शब्दों के अर्थ को जानना है तो आप शब्दकोश में सबसे पहले आप क वर्ण पर जाएंगे और उसके बाद में ख वर्ण का नंबर आएगा। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि कंचन शब्द आपको शब्दकोश में पहले मिलेगा और खग्रास शब्द बाद में। कुछ इसी तरह से वर्णानुक्रम पद्धति है। यह इतिहास लेखन की बहुत प्राचीन विधि है। ध्यान रखें, यहाँ इतिहास से तात्पर्य, जब भी मैं इतिहास बोलूं वो हिस्ट्री नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास से उस बात का अर्थ होगा। तो आइए देखते हैं वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है। वर्णानुक्रम पद्धति में जो ये बहुत प्राचीन है लेकिन अमनोवैज्ञानिक विधि भी है। अमनोवैज्ञानिक क्यों है? उसका सीधा सा कारण ये है कि जितने भी जो कवि और लेखक, उनका इतिहास जिन विद्वानों ने लिखा उनमें सबसे पहले उस कवि को लिया जिसका नाम हिंदी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले क्रम पर आता है। जैसे अमीर खुसरो, कबीर, सूरदास या तुलसी, इनमें से यदि इन सब का वर्णन जब भी साहित्य इतिहास ग्रंथ में किया गया तो सबसे पहले अमीर खुसरो, उसके बाद में कबीर, फिर तुलसी और फिर सूरदास। क्योंकि सूरदास में स वर्ण सबसे पहले है और तुलसी में तय, जो कि हिंदी वर्ण क्रम में तय पहले आता है और स बाद में। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये हो जाती है कि अध्ययन में एक समस्या आती है जहाँ सूरदास जिनको पहले पढ़ा जाना चाहिए और तुलसी को बाद में, क्योंकि सूर का जन्म पहले हुआ था। वर्णानुक्रम पद्धति का यदि उदाहरण देखा जाए तो ये गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, जिनका ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, इसमें इसी पद्धति का पालन किया गया था और इस पद्धति का अनुकरण करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इसी क्रम में हम दूसरी जो पद्धति है उसको यदि देखें तो कालानुक्रम पद्धति, जिसमें दो शब्द काल और अनुक्रम। यहाँ वर्ण से तात्पर्य न होकर के काल को अनुक्रमित करने वाली एक ऐसी पद्धति जिसमें अगर कोई भी कवि या लेखक जिसका जन्म पहले हुआ है उसको पहले और उसके बाद में जिसका जन्म हुआ है उसको बाद में लिखा गया। ये पद्धति ठीक थी, परंतु जैसे जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा लिखे जाते रहे, नई नई पद्धतियां आती गई। कुछ दोष कालानुक्रम पद्धति में भी थे। ये कालानुक्रम पद्धति को लेखन करने वाले जितने भी जो इतिहासकार थे उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जिनका ग्रंथ है। और इन्होंने इस कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हुए उस वर्णानुक्रम पद्धति के दोष को दूर करते हुए सबसे पहले अमीर खुसरो, मैं एग्जाम्पल जो आपको बताना चाह रहा हूँ, अमीर खुसरो, उसके बाद में कबीर, फिर पहले सूर और बाद में तुलसी, इस तरह इस क्रम में उन्होंने लिखा जहां कवि के काल, उसके जन्म काल और किसी रचना के रचना काल के आधार पर इतिहास लिखा गया। इसके पश्चात इसी क्रम में अगली जो पद्धति है वह है आलोचनात्मक पद्धति। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों के परिचय से ज्यादा किसी भी रचना के मूल्यांकन को जहां महत्व दिया जाता है, जहां उसके गुण और दोषों को परिभाषित करते हुए और फिर साहित्य लिखा जाता है। इस क्रम में जैसे राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसी पैटर्न पर उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। प्रत्येक रचना के गुण दोषों का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। जैसे तुलसी की रामचरितमानस श्रेष्ठ है अथवा नहीं, और यदि श्रेष्ठ है तो क्यों, किस आधार पर उसे श्रेष्ठ बताया गया। इसके पश्चात जो अगली विधि है वह है वैज्ञानिक पद्धति। इस वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी रचना के शास्त्रीय, जितने भी जो शास्त्रीय या पौराणिक किसी कथा को आधार बना करके यदि किसी रचनाकार ने रचना लिखी तो उस पौराणिक और शास्त्रीय जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर, काव्य शास्त्र के नियम, इनके आधार पर उसकी आलोचना करना
और ऐसी पद्धति वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है, जिसका अनुसरण करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें, इन पद्धतियों में से जो मैंने बताया वो बहुत पर्याप्त है, इससे आगे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसी क्रम में जो अगली पद्धति है वो है समाजशास्त्रीय पद्धति। इस समाजशास्त्रीय पद्धति में कोई भी इतिहासकार इस बात का ध्यान रखता है कि किसी रचना का प्रभाव समाज पर कितना पड़ा, उस रचना का क्या योगदान रहा समाज पर। समाजशास्त्रीय पद्धति इसका अनुसरण करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपने ग्रंथ लिखे, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिन्होंने इस पद्धति में किसी रचना का, जैसे रामचरितमानस रचना है, तुलसी की इस रचना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, कितनी मान्यताओं को तुलसी प्रतिष्ठापित करने में सक्षम हुए या समर्थ हुए, और उस समय की क्या धार्मिक जो परंपराएं थी जिनको इस रचना से बहुत अधिक बल मिला, ये थी ऐसी पद्धति जिसको हम समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं। अगली पद्धति जो हिंदी साहित्य के इतिहास या किसी भी इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ और नवीन पद्धति है, अब तक की सबसे नई पद्धति, जिसको हम कहेंगे विधेयवादी पद्धति। इस विधेयवादी पद्धति में किसी रचनाकार के जीवन अथवा रचना काल से कोई अर्थ नहीं होता। महत्व तो इस बात का होता है कि उस रचना का मूल्यांकन, उस रचना का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, उस रचना में शास्त्रीय पौराणिक मान्यताओं के आधार पर अथवा उस रचना में काव्य शास्त्रीय भाषागत, इन सब का मूल्यांकन करते हुए उस रचना का इस तरह से पाठकों या श्रोताओं के समक्ष उसको रखना कि इसका कितना महत्व है। और इस क्रम में जो नाम आता है, सबसे खूबसूरत नाम रामचंद्र शुक्ल, जिनको यह विधि फ्रेंच विद्वान तैन महोदय से प्राप्त हुई थी, जिन्होंने इस विधेयवादी पद्धति में कार्य कारण संबंध को स्थापित करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास या किसी भी इतिहास को लिखना बताया। यदि हम बात करें तो फ्रेंच विद्वान टैन महोदय को साहित्य इतिहास का जनक माना जाता है। उनसे मिली इस विधि को अनुसरित करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का सबसे पहले विधेयवादी पद्धति में इतिहास लिखा। कार्यकाल संबंधी क्या होता है, उदाहरणतया रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नाम रखा, जिसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, उसका नाम इन्होंने रखा वीरगाथा काल। अब इस वीरगाथा काल को कार्य, क्योंकि उन्होंने ये कार्य किया, इसको कार्य की संज्ञा देते हुए इसका कारण जब जाने तो रामचंद्र शुक्ल ने कारण बताते हुए ये लिखा है कि उस समय वीर गाथात्मक रचनाएं ही लिखी गई थी, इसलिए मैं इस काल को नाम वीर गाथा काल नाम दे रहा हूं। इसे कहते हैं कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए लिखना, अतः ये विधेयवादी पद्धति है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास की इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।